हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका के संविधान के प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे। 9 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं 10वां पॉइंट, सीमित शासन का सिद्धांत। सीमित शासन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तीसरे के अत्याचारों को सहन किया था और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाए। इसके अतिरिक्त वे लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से प्रभावित थे। लॉक का व्यक्तिवादी क्या है कि पहले व्यक्ति का विकास फिर समाज का ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो व्यक्ति को पहले महत्व दे, समाज और देश को बाद में महत्व दे, वो है व्यक्तिवाद। तो लॉक व्यक्तिवाद का समर्थक था और शासन को एक न्यास मात्र मानते, यानी सिर्फ शासन ये है कि बस शासन करेगा, बाकी सारी शक्ति जनता के हाथ में होगी। जेम्स बेक के मतानुसार संविधान निर्माता सरकार की शक्ति से अत्यंत सशक्त थे। उसका विश्वास था कि शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी, उसके दुरुपयोग का भी उतना ही अधिक खतरा होगा। अतः उनके द्वारा अनेक उपाय किए गए। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्ति प्रकरण और न्याय की स्वतंत्रता, सत्ता आदि, यानी सीमित शासन का सिद्धांत। इतनी भी न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका को शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन रखा। पूरी तरीके से इनको इतनी शक्ति नहीं दी, सीमित किया शक्ति को, तभी वो अच्छे से लोगों के कल्याण के कार्य कर सकेंगे और अच्छे से कार्य कर पाएंगे। जनता भी उनको सरकार चुनने में वो सहायता करेगी कि आज नहीं, हमारे अच्छे काम हो कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ सीमित शासन का सिद्धांत है। और चाहे कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, तीनों को काम दे दिया है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, नीतियों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। लेकिन अगर संसद या व्यवस्थापिका संविधान के विरुद्ध कानून बनाए तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित करती है। इसको कहते हैं न्याय पुनरावलोकन, जो अमेरिका ने अपनाया है। तो न्याय पुनरावलोकन हो गया, तो ये शक्ति किसने, संसद ने किसकी शक्ति कम कर दी, न्यायाधीश की या न्यायपालिका की। अब न्यायपालिका की कम कर दी, फिर बाद में संसद की शक्ति कम कर दी। किसने कर दी, न्यायपालिका ने। कैसे कि वो अवैध करके गए मौलिक अधिकारों की जो आपने अवहेलना की है, उनके विरुद्ध कानून बनाए तो अवैध घोषित कर दी। किसने, न्यायपालिका ने। तो न्यायपालिका क्या हो गई, शक्तिशाली। तो अब ये ज्यादा शक्ति करके फिर सीमित किया इनको। कैसे किया कि वो कभी भी न्याय गलत करने लगे या मन चाहे उनपे नियम थोपने लगे। कौन, न्यायपालिका। तो संसद द्वारा उन पर महाभियोग का आरोप लगा सकती है। महाभियोग लगाते ही जांच के बाद वो अगर दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र देना पड़ेगा, और नहीं पाया गया तो वो अपने पद पर रहेगा। तो ऐसे सीमित शासन का सिद्धांत रहेगा। नियंत्रण और संतुलन, एक दूसरे का संतुलन और नियंत्रण रखा, तभी सीमित शासन का सिद्धांत है। तभी आज अच्छे से अमेरिका में चल रहा है। शक्ति पृथक्करण ज्यादा नहीं दी है, सिर्फ मॉन्टेस्क्यू के अनुसार पूरी तरह शक्ति पृथक्करण नहीं, नियंत्रण और संतुलन भी है। 11वां है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। भारत में भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं लोगों को। तो मौलिक अधिकार में शासन को सीमित रखने और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय के रूप में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी। कहने का मतलब
पहले ये शुरू में फिलाडेल्फिया सम्मेलन जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय मौलिक अधिकार नहीं दिए गए, लिखित रूप बाद में प्रदान किए गए। लेकिन संविधान के अनुसमर्थन हेतु विविध पक्षों के बीच जो परस्पर समझौता हुआ उस समझौतों के अंग के रूप में संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधन हुए और उसके बाद मौलिक अधिकार को अपनाया गया। संविधान में 13वां, 14वां, 15वां संशोधन भी नागरिक अधिकार से ही संबंधित है। नागरिक अधिकार को उल्लेखबद्ध रूप में उल्लेख शासन कला को अमेरिकी संविधान में एक मुख्य देन है, जिसका अनुकरण आयरलैंड, जापान, भारत और अन्य अनेक देशों द्वारा किया गया। तो संविधान द्वारा नागरिकों के प्रदत्त अधिकार संशोधन में क्या क्या अधिकार दिए गए? स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवेदन पत्र देने करने की, वो तो हमारे यहाँ भी है लेकिन उन्होंने लिखा गया है मौलिक अधिकार हमें 6 दिए गए। इसके अलावा उनके ये संशोधन, पहला संशोधन हुआ, दूसरों में ये रखा गया कि शस्त्र धारण रख सकता है, लेकिन भारत के संविधान में शस्त्र को धारण करने के लिए मना किया गया। हाँ, धर्म निरपेक्ष रखा, इसलिए जो सिख है वो कृपाल धारण कर सकते हैं क्योंकि उनके धर्म में ये है कि व्यक्ति कृपाल धारण कर सकता है। लेकिन उनके अमेरिका के संविधान में तो मौलिक अधिकार में शस्त्र धारण करने के भी अधिकार दिए गए। तीसरे संशोधन में शांतिकाल सैनिक किसी मकान में दूसरे को नहीं रख सकते, यानी जब युद्ध हो तो उनके रूम में सिपाही के या फौजी के उनके रूम में कोई भी रह सकता है, लेकिन शांति काल में नहीं। शांति काल में कोई दुश्मन भी रह सकता है, इसलिए विशेष बात को ध्यान, युद्ध काल में ऐसा नहीं, ऐसा कर सकता है लेकिन शांति काल में नहीं। चौथा भी उनमें किया गया संशोधन, उसमें व्यक्तियों के स्वयं और अपने घर के सामने अनुचित तलाशी और जब्ती की स्वतंत्रता दी गई। खुद के स्वयं के अपने घर में सामान्य और अनुचित तलाशी और जब्ती की स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने घर में कुछ भी तलाश सकते हैं और जब्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कोई भी जांच के लिए सीबीआई वगैरह होगा, वो जो रेड पड़ेगी तभी दूसरे जो अफसर है वो तलाशी ले सकता, लेकिन दूसरे कोई भी गोपनीयता के हिसाब से नहीं कर सकता। पांचवें में व्यक्ति के निष्पक्ष न्याय, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वैसा दिया है कि आप ओवर टाइम करो, ज्यादा कमाओ, 12 घंटा से ज्यादा कितने भी आप मेहनत करो, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन गैर कानून तरीके से नहीं कमा सकते। पांचवें में और भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया में बताया कि संपत्ति का अपहरण नहीं किया जा सकता, यानी दूसरों की संपत्ति आप छीन नहीं सकते। बिना मुआवजे दिए राज्य की किसी संपत्ति को हस्तगत नहीं किया जा सकता, यानी आपको टैक्स भरना पड़ेगा तब आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, लेकिन बिना टैक्स के आपको संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। जितना कमाएगा उस हिसाब से टैक्स भरा जाएगा। एक अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। छठवें उसमें भी कहा है कि फौजदारी अभियोगों के सार्वजनिक न्याय और अधिकार, जूरी की मांग और सहायता प्राप्त है, यानी कि फौजदारी मामले में जो बड़े बड़े, दीवानी मामले छोटे छोटे, और बड़े जो हत्या और किसी को चोरी डकैती तो वो तो दीवानी में आएगा, फौजदारी में मारकाट, लूट, ये सब उसमें आएगी। तो ये भी उसमें अधिकार दिए गए कि उसके द्वारा सार्वजनिक न्याय कार्रवाई, यानी लोगों को अधिकार है कि उनको वकील, अगर उनके पास पैसे नहीं है, गरीब है, तो वो वकील सरकार की तरफ से वो दे सकता है। 7वें संशोधन में दीवानी विवादों को व्यक्ति की जूरी की मांग जो फैसला करे उनके लिए लोगों को दिए जा सकते हैं। 8वें में भी अत्यधिक जमानत, जुर्माना, कठोर दंड, यानी कोई पर्ची देखती है, कोई भी हो, ज्यादा उनको जमानत नहीं देनी है, ज्यादा जुर्माना नहीं, सरकार यानी न्यायपालिका उनको ज्यादा जुर्माना नहीं उनके ऊपर थोप सकती।
ज़्यादा कठोर दंड के लिए सुरक्षा दी गई है। काम उनके कर दिया, लेकिन ज़्यादा कठोर नहीं, उनको थोड़ा देना चाहिए, लेकिन वापस मौका भी देना चाहिए। इस प्रकार से 90 में भी भारतीय नागरिकों को केवल अमेरिका के संबंध में भिन्न दिया गया है। यह है नागरिकों के वर्तमान समय में यह अधिकार से 90 में थोड़ा सा अधिकार और भी छूट दी गई है, यानी नागरिकों को वर्तमान समय में प्राप्त अन्य अधिकार से वंचित कर दिए गए। वर्तमान में जो नए नए अधिकार है वो नहीं दिए गए, सिर्फ लिखित रूप से दिए वही अधिकार दिए गए। 10वें में भी संशोधन में भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य को मना नहीं है और राज्य को जनता के लिए सुरक्षित है, यानी राज्य जो शक्तियों का संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, शक्तियों का विभाजन यानी विकेंद्रीकरण या संघात्मक व्यवस्था, तो उसमें सरकार को नहीं दी गई है, ये सिर्फ राज्यों को दी गई शक्तियों का बंटवारा। आप अपने राज्य में अपने नियम कुछ भी बना सकते हैं, जो केंद्र में है मौलिक अधिकार उनका तो होगा, उसके साथ ही नए आप कुछ भी सरकार या राज्य द्वारा जनता के लिए सुरक्षित नए नियम बना सकती है। 13वें संशोधन में दासता का निषेध, पहले दास प्रथा थी जो गुलाम की तरह कार्य कर रहे थे, उनके कोई फिक्स वेतन नहीं था, ज्यादा घंटे उनका शोषण करना, तो वो भी 13वें संशोधन में बंद कर दिया था। 14वें में व्यक्तियों के कानून का संरक्षण, कानून के तहत उनको संरक्षण दिया जाए, कोई उनके धमकी देता है तो उनके लिए वो कानून उनकी संरक्षण करेगी, रक्षा करेगी। 15वें में राज्यों द्वारा जाति रंग भेद के आधार पर प्राचीन दासत्व के व्यक्ति को नागरिक अधिकार से वंचित नहीं किया गया, यानी दास प्रथा, काले और गोरे का भेद सारा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए ये अधिकार असीमित नहीं है, उनको सीमित रखा है। उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी संकट काल में उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। 12वां है दोहरी नागरिकता, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था अपनाई है अमेरिका ने, तो दोहरी नागरिकता एक तो देश की नागरिकता जैसे अमेरिका की, एक उनकी राज्य की नागरिकता, 2 नागरिकता वहां है, हमारे यहाँ एक ही नागरिकता, तभी तो हमारे संघात्मक होते हुए भी एकात्म की ओर झुका हुआ, क्योंकि हमारे एक ही नागरिकता भारत को एकता में बांधने के लिए हमने ये दोहरी नागरिकता नहीं अपनाई कि भारतीय, हम भारतीय कहते हैं, हम राजस्थानी नहीं कहते, हम भारतीय। इस प्रकार से ये बात आएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के लिए दोहरी नागरिकता को अपनाया गया। वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। पहला तो है संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरा उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क में रहने वाला नागरिक न्यूयॉर्क का नागरिक और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी होगा। इस प्रकार से दोहरी नागरिकता भी दी गई है। 13वां है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। इसमें जिस प्रकार पूर्व सोवियत संघ का संविधान और राज्य साम्यवादी दर्शन पर आधारित था, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित सबसे प्रमुख संविधान और राज्य कहा जा सकता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और संपत्ति के अधिकार को जीवन तथा स्वतंत्रता के समान ही पवित्र और अनुल्लंघनीय मानते हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण अमेरिका में स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाया गया और संविधान में ये घोषणा की गई कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को अब उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो व्यक्तिवादी दर्शन, मैंने अभी कहा कि लॉक ने कहा था कि व्यक्ति का विकास, जो व्यक्ति का समर्थन करे, पहले व्यक्ति का विकास, तो व्यक्ति के लिए कहा गया कि वो संपत्ति कितनी भी कमाए, कानून गैर कानून तरीके से नहीं होना चाहिए, वो संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। जो उनकी है पीढ़ी से, उनके पिताजी की वगैरह वो जो जायदाद है वो उन्हीं को दी जाएगी, उसमें दखल अंदाजी कौन, ये सरकार नहीं करेगी। और यदि
सार्वजनिक हित के लिए भी संपत्ति को हस्तगत किया जाए तो उचित मुआवजा दिया जाएगा। कहने का मतलब सार्वजनिक जगह पे, सार्वजनिक जगह वो है कि जैसे कि उनका खेत या फिर उनका घर, कुछ भी कह रहा हूं, उनकी जमीन खरीदी है और वहां से रेल पटरी अब वहां से बिछने वाली, वहां से रेल का रास्ता खोलने वाला, तो सार्वजनिक चीजें बन रही है, तो उस व्यक्ति को जिसकी जमीन है उनको पैसे दिए जाएंगे उस जमीन के, ताकि वो दूसरी जगह खरीद ले, वो हड़पेगी नहीं। तो वो व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है कि सार्वजनिक चीजें जो भी है जमीन वो उनकी खुद की रहेगी। संविधान का निर्माण हो चुकने के बाद ही व्यक्तिवादी दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि संविधान के 14वें संशोधन के द्वारा निगम, श्रम, व्यापार आदि की चर्चा पर संपत्ति संबंधी अधिकार को अधिक व्यापक बनाया गया है और आर्थिक व्यक्तिवाद की नींव सुदृढ़ की गई है। अमेरिका विधान के इसी लक्षण के कारण बोगेन ने कहा है कि चार्ल्स वियन ने भी कहा है कि अमीरों की आवश्यकता की परिपूर्ति करने वाला और दरिद्रों की आवश्यकता पूर्ति की में बाधा उपस्थित करने वाला संविधान बताया है। कहने का मतलब जो गरीब है, दरिद्र है, उनकी आवश्यकता पूर्ति भी संविधान करेगा और जो अमीर है उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी संविधान करेगी, क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार में ये व्यक्तिवादी दर्शन भी होता है कि जो गरीब है, कहने का मतलब दरिद्र है या अमीर है, सबके लिए ये संविधान ने व्यवस्था की है। लेकिन वास्तव में ये बात अधिक से अधिक आंशिक रूप से सत्य है। अमेरिकी नागरिकों का व्यक्तित्व संपत्ति का अधिकार पूर्णतः अमर्यादित नहीं है और सार्वजनिक हित में इसे सीमित किया जा सकता है। ये रूजवेल्ट ने कहा है कि जैसे राष्ट्रपति के द्वारा तो नवनिर्माण आर्थिक नीति के आधार पर अमेरिका शासन को प्रगतिशील रूप प्रदान करने का सफल प्रयत्न किया गया है। कहने का मतलब रूजवेल्ट उस समय था राष्ट्रपति था, उन्होंने अलग नियम बनाए थे कि नवनिर्माण आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति भी बनाई है। तो उसके लिए ऐसा है कि कोई गरीब है या फिर विकलांग है या अनाथ है तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। चौथा है, संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं, यानी कुछ बातें खास होनी चाहिए, क्योंकि वहां छोटा संविधान है, पूरे विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका? अमेरिका। तो कुछ बातें ऐसी संविधान में लिखी नहीं, इसका उल्लेख नहीं किया गया, जैसे कि भारतीय संविधान निर्माता द्वारा जहां अपने संविधान को एकाधिकार व्यापक बनाने का प्रयत्न किया गया है, वहां अमेरिकी संविधान के निर्माता द्वारा अनेक आवश्यक और महत्वपूर्ण बातों का भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। उदाहरण के लिए संविधान में बैंक, निगम, शिक्षा, लोक सेवा, बजट, कृषि, श्रम, उद्योग, राजनीतिक दल आदि के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा गया है। संविधान में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही संघीय सरकार और इकाइयों की शक्तियों के बीच में विभाजन उतना स्पष्ट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ तो शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये किया गया, लेकिन अमेरिका में ऐसी खास बातें नहीं लिखी गई। उनको पता है कि बस केंद्र सरकार के कौन से आ रहे हैं अधिकार और राज्य सरकार के कौन से अधिकार आ रहे हैं, जितना कि अपेक्षित होता है। मुनरो इस बात में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विशिष्टता इसमें दर्ज बातों के कारण ही नहीं वरन इसलिए भी है कि इसमें कई महत्वपूर्ण बातें छोड़ दी गई। संविधान निर्माता द्वारा ऐसा भूलवश नहीं किया गया, वरन उसका विचार था कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए संविधान को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे समय की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। इसलिए उन्होंने ये सब छोटी छोटी बातों को नहीं लिखा कि कोई ऐसी बातें जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग नई नई बातें आ जाए, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाए, तो नई बातों को संशोधन करके जोड़ दिया जाए। इसलिए आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी बातों का उल्लेख नहीं किया गया है।
लास्ट है बच्चों, शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि शक्ति पृथक्करण पूरी तरह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की शक्ति अलग अलग, कोई एक दूसरे के बाधा नहीं डालेगी, एक दूसरे की शक्ति पर या उनके कार्य पर दबाव नहीं डालेगी। ये था मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण। लेकिन अमेरिका ने ये नहीं लिया, क्योंकि ये लिया तो फिर बाद में सारे अपने अपने हावी हो जाएंगे और कार्य मिलकर नहीं करेंगे। इसलिए शक्ति विभाजन और नियंत्रण और संतुलन, मैंने पहले भी बताया था सीमित शासन में, तो नियंत्रण संतुलन ऐसे रहा कि जैसे व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका रक्षा करती है। तो व्यवस्थापिका जैसे ही वो संविधान के विरुद्ध कानून बनाए तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकते हैं, उस कानून को वो बनने नहीं देगी, तो अवैध घोषित करते वो नहीं बनेगा। तो न्यायपालिका उसमें नियंत्रण रहा, किस पर? संसद पर या व्यवस्थापिका पर। अब नियंत्रण रहा, अब ये होगा कि अब न्यायपालिका कुछ भी कर सकती है, उनको स्वतंत्रता है, वो कुछ भी ऐसे कर सकती है, लेकिन ये नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव के लिए संसद कानून बना सकती है। किसके ऊपर? मुख्य न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगा सकती है, उन पर आरोप लगा सकती है कि गलत न्याय कर रहे हैं। तो ऐसे महाभियोग द्वारा उनको, जब इनकी जांच की जाती है तो वो दोषी पाया जाता, तो उनको फिर बाद में सजा दी जाती है। दोषी नहीं पाया जाता तो वो अपने कार्य में या अपने जो भी न्याय कर रहा उनका पद पर रहेगा। तो इस तरीके से शक्ति और संतुलन, और कार्यपालिका है तो कभी भी वो जनता के हित के लिए कार्य नहीं करें तो क्या करेंगे? कार्यपालिका में राष्ट्रपति का, वहां पे तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, तो राष्ट्रपति ही होगा वास्तविक, तो जनता द्वारा उनको हटा भी सकते हैं, अविश्वास का प्रस्ताव लाके हटा भी सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये अमेरिका के संविधान की बात हमने कही है। कल हम पढ़ेंगे अमेरिका संविधान का सर्वाधिक प्रमुख संघात्मक व्यवस्था, कि संघात्मक व्यवस्था में इन्होंने क्या क्या बात की गई है, क्या क्या बातें ली गई है। ठीक है बच्चों, बाय।